सो कल हम लोगों ने छोटा सा एक कंसेप्ट के ऊपर बात किया था कि अर्लियर फाउंडर्स ऑफ मुगल्स, जिसके अंदर बाबर और हुमायूं की थोड़ी कहानी कही थी। बाबर 1526 में पहली बैटल जीतता है इंडिया मेन पर, जिसे हम पानीपत 2 की बात करते हैं, और आगरा और दिल्ली के ऊपर वो रूल करना चालू करता है। अनफॉर्चुनेटली 4-5 साल के अंदर उसकी डेथ जाती है। हुमायूं इतना सही नहीं रहता और हुमायूं के बाद में जल्दी शेरशाह सूरी राजा बन जाता है। सो द वीकनेस व्हाट, इस चीज को समझाओ। समीक्षा, गुड मॉर्निंग। ओवर उस टाइम के मुगल एडमिनिस्ट्रेशन की वीकनेस क्या थी? एडमिनिस्ट्रेशन वेल एस्टैब्लिश नहीं था या एडमिनिस्ट्रेटिव स्ट्रक्चर की कमी थी? ओके, अब एक चीज बताना मुझे, हम जब भी किसी मोनार्की की बात करते हैं तो वहां पर कोई डायनास्टी की लॉयलिटी नहीं होती, पार्टी लॉयलिटी नहीं होती, वहाँ व्यक्ति इंपॉर्टेंट होता था। सो राजा के एक इंडिविजुअलिज्म के ऊपर काम शुरू होता था। सो फिर मुगल्स ने ऐसा कौन सा काम कर दिया कि मुगल्स वेर हाईली सक्सेसफुल और मुगल एडमिनिस्ट्रेशन का बाद में ब्रिटिशर्स ने यूज़ किया? सवाल ये उठेगा। इसके पहले कुछ नहीं था, डिवीजन बहुत खतरनाक थे, बाद में ऐसा क्या हुआ? सो अकबर को अगर हम ऑब्जर्व करते हैं तो 1555 के अंदर, हाँ जी, कोचिंग की बात करनी थी। आप फ्री हैं अभी? कितनी देर के लिए? मैं लाइव हूं। क्या नाम है आपका? अदनान भाई, थोड़ी देर बाद बात करें, आधा घंटे बाद। ओए अंदर, तुम्हारा कौन है? इसके पास आया था फोन तुम्हारा, आयशा का। ओके, फिर अभी फ्री हो? बैठ जाओ फिर। हाँ मतलब रेफरेंस है तो फिर यू आर मोस्ट वेलकम, बैठ जाओ, मोस्ट वेलकम। सो कंसेप्ट ये है कि 1555 में हुमायूं वापस दिल्ली और आगरा पे कैप्चर करता है और उसकी डेथ हो जाती है। डेथ क्यों हो जाती है उसकी? अपनी लाइब्रेरी में गिर जाता है। उसकी लाइब्रेरी कहाँ थी? दीन पना शेर मंडल। वो लाइब्रेरी कैसी थी? सीढ़ियां थी। कितनी ऊंची सीढ़ियां थी? राजा है, अगर राजा मर जाएगा या राजा को कोई मार देगा तो क्या होगा? टर्मोइल होगा। तो राजा की सिक्योरिटी बहुत इंपॉर्टेंट होती थी। सो लास्ट सीढ़ी, काफी सीढ़ी चढ़ के जाना पड़ता था, लास्ट सीढ़ी के ऊपर लूज पत्थर रखा होता था जिसको वो उठाता था और दरवाजा ब्लॉक करता था अक्सर। सो हैवीली बिल्ट थे ये लोग। बाबर के बारे में, उसका हैवीली बिल्ट के बारे में ये कहा जाता था कि वो किले की दीवारों के ऊपर 2 जानवरों को ऐसे हाथ में बांध के दौड़ सकता था। दे वेर दोस पावरफुल। वो राजा है तो पावरफुल है और उसी पावर की वजह से वो राजा है, अदरवाइज उसके पास कुछ नहीं। स्ट्रेंथ वाली बात थी। शेर मंडल से ये गिर जाते हैं और एकदम डेथ नहीं होती, थोड़े समय बाद डेथ हो जाती है। इनकी डेथ को छुपा के रखा जाता है, ओपन नहीं किया जाता कि ये मर गए। कुछ समय बाद वो लीक किया जाता है। तब तक अकबर जो पीछा कर रहा था सूरी वंश के एक बंदे का, कालानौर नाम की जगह पे, गुरदासपुर डिस्ट्रिक्ट में, पंजाब में, वहां पर ये रहता है। वहां पर बैरम खान इसके साथ था और बैरम खान इमीडिएटली इसको राजा बना देता है, जबकि इसका बड़ा भाई ऑलरेडी गवर्नर है अफगानिस्तान में, ऑलरेडी है, मिर्जा हाकिम। तो ये क्या हो गया? राजा बन गया। जैसे ही ये राजा बनता है वैसे ही लोधीस को पता चल जाता है, सॉरी लोधीस बोल रहा हूँ, सूरीज को पता चल जाता है, आर्मी भेजी जाती है, हेमू अटैक करता है, आगरा और दिल्ली पे कब्जा कर लेता है। सो जो हुमायूं ने जीता था वो एरिया वापस से इनके हाथ से चला जाता है। तो अकबर जहां पर मौजूद था, जिस एरिया में वो था, उसकी फोर्सेस थी, वही एरिया उसके पास था। अकबर हैड नथिंग, कुछ भी नहीं बचता उसके पास। सो सूरी वंश के बहुत सारे, सूरी डायनास्टी के बहुत सारे लोग अलग अलग जगहों पे राज कर रहे होते हैं। अगली बैटल होती है 1556 की पानीपत सेकंड में, जहां पर ये अपनी अलग अलग जगह से फोर्सेस इकट्ठी करते हैं और बैरम खान की लीडरशिप के अंदर लड़ाई होती है। अब बैरम खान और हेमू के बीच में, हेमू को कहा जाता है आंख पे तीर मार दिया गया, फिल्मों में ऐसा बताया था। अगर ऐसा था तो बहुत प्रिसाइज है। अर्जुन था उस टाइम का वो, जिसने आंख पे निशाना लगा के मारा। ऐसा कुछ नहीं है, वो एक तीर लग जाता है, वो हाथी के हौदे पर बैठा रहता है, होते पर बैठता है तो दूर तक दिखता है। जैसे ही वो गिरता है लोगों में भगदड़ मच जाती है और ये हार जाते हैं। बैरम खान जीत जाता है। बैरम खान के सामने वो 13 साल का बच्चा है और बैरम खान उसके बाप का दोस्त है, सीजनड है, सीजनड जनरल है और डिप्लोमैट है, जिसने वापस से सर्वाइव करवा दिया, अदरवाइज कहीं के नहीं रहते वो। बाबर की तरह वो भटकते रहते थे।
कंसेप्ट क्या हो गया? बिहार बंगाल अलग हो चुका है, मालवा अलग हो चुका है, मालवा के अंदर मालवा सल्तनत है, खानदेश अलग है, बहमनी टूट चुका है, 5 अलग अलग स्टेट्स हो चुके हैं, राजस्थान के राजपूत अलग अलग हो चुके हैं। तान्या वेरी गुड मॉर्निंग। ये सारी चीजें एक ऐसा फैक्टर बताती हैं जहां पर एक छोटा सा एरिया अकबर के पास है और पानीपत के बाद वापस से ये दिल्ली और आगरा पे शासन करना शुरू करता है। ये डायरेक्ट शासन नहीं करता। 1556 पानीपत सेकंड है, 1556 से 4 साल तक बैरम खान लीड करता है और अलग अलग जगहों पे अलग अलग टेरिटरीज को वापस अनेक्स करना चालू करता है। अजमेर हो गया, ग्वालियर हो गया, जौनपुर हो गया, ये सारे टेरिटरीज वापस से वो जीतता है। और बैरम खान की रीजेंसी थी, बैरम खान उसका रीजेंट था, यानी शासन बैरम खान कर रहा था। एक जगह मैंने पढ़ा है कि 4 रुपए की जरूरत थी अकबर को। हाउ मच? 4 रुपीज अकबर के पास नहीं थे। ऐसा पढ़ा है, 4 रुपए की जगह 2 रुपए भी हो सकते हैं। सो क्या मिला? पैसा नहीं था। बैरम खान किसी युद्ध से वापस आए थे, तंबू के अंदर सो रहे थे, अकबर हाथी के साथ छेड़खानी कर रहा था, तो हाथी थोड़ा सा ज्यादा उधम मचा दिया, बैरम खान की नींद खराब हो गई। बैरम खान बाहर निकले, अकबर को तो कुछ नहीं बोला, लेकिन महावत को मार डाला। सो बैरम खान और अकबर के बीच में ऐसे कई इंसिडेंसेस थे। बैरम खान अपनी जगह सही है क्योंकि सारा पावर उसके पास है, वही एक्चुअल में फाउंडर है, अकबर का नाम है इस समय पर, लेकिन वो लॉयल है। वो चाहता तो जैसे हमने सल्तनत पीरियड में देखा है कि हमने रीजेंट बनाया और रीजेंट की हत्या, मतलब राजा की हत्या करी, खुद राजा बन गए, तुगलक्स एक एग्जाम्पल है उसका। वो नहीं करता, ये वो वाकई में एस्टैब्लिश करता है अकबर को। अल्टीमेटली ये होता है कि इसके साथ अकबर के संबंध खराब हो जाते हैं, तो इसको चॉइसेस दी जाती हैं, 3 चॉइसेस दी जाती हैं स्पेशली कि भैया या तो वहाँ के गवर्नर बन जाओ, या ऐसा कर लो, या फिर मक्का चले जाओ पिलग्रिमेज के ऊपर। तो ये मक्का जा रहे होते हैं, राजस्थान के किसी इलाके में इनकी हत्या हो जाती है। अकबर इसकी विधवा के साथ शादी करता है। वो नॉमिनल शादियां होती थी कि हाँ हमने सम्मान दे दिया कि अब आप उस लेवल पर ही उस डिग्निटी को मेंटेन करोगे, ये राज परिवार में नॉर्मल था। आज की शादियों के साथ उसको एसोसिएट मत करना। अकबर के हरम में 5000 महिलाएं थी, जहांगीर के पास और ज्यादा थी। तो इट वॉज अ रूटीन कि राजा है, राजा जीत लिया है, मारा गया है, उसकी रानियों को सम्मान कैसे मिलेगा। सो दे वेर अकॉर्डेड। पट रानी वॉज डिफरेंट, जब मेन क्वीन होती थी दैट वॉज डिफरेंट, और उन्हीं के बच्चों का सम्मान रहता था। अकबर, अब इसकी जो दाई माँ थी जिन्होंने इसे बचपन में दूध पिलाया था, महामंगा, उनका एक बेटा था आजम खान। सो महामंगा की शरण में आ जाता है। तो 1560 से 1562 तक महामंगा के रूल में चलता है। तो रीजेंसी अब कौन के पास चलेगी? महामंगा के पास। तो अब बच्चा हो गया 19 साल का, और इस टाइम पर उसको लगता है कि आजम खान सही नहीं कर रहा है काम, तो आजम खान इसको मारने जाता है और वो अल्टीमेटली मार दिया जाता है। आजम खान का फिर मौसोलियम भी बनवाता है, आजम खान। अकबर का ये कहानी है स्टार्टिंग वाली, जहां पर इसका अपना काम नहीं है, ये सीख रहा है दूसरों के अंडर में, और दूसरे इसका फायदा उठा रहे हैं अच्छी तरह से। सो इसको शुरुआत से अगर हम बाबर से इसको कंपेयर करते हैं, तो बाबर 11 साल का था जब वो राजा बना, और 11 साल की उम्र से उसने लड़ना चालू कर दिया था। पहले मामा चाचा को हराया, फिर अपने पेरेंटल सीट के ऊपर जाकर अटैक करा और जीता। अकबर के साथ भी यही वाला काम है, लेकिन अकबर के साथ कौन है? बैरम खान है। इसे कहीं जाके लड़ना नहीं पड़ा, इसे बाहर से बचना नहीं पड़ा। बैरम खान ने सजरेंटी दिला दी, आजम खान ने भी सजरेंटी दिला दी कि मालवा और गोंडवाना वाला हिस्सा इन लोगों के पास आ जाता है। मालवा जब जीता जाता है तो बाज बहादुर से कहा जाता है, जो उस टाइम मालवा का शासक था, सारंगपुर से वो राज करता था। सारंगपुर वॉज कैपिटल, नॉट मांडू, क्योंकि इनके पिताजी ने असर्फ किया था। असर्फ यानी पुराने वाले को हटा के और बने थे, तो मांडू छोड़ दिया था कि मांडू के अंदर लॉयलिटी दूसरे लोगों के प्रति, अगर वहां रहेंगे तो जो पैलेस कंस्पिरेसी होती है उसके अंदर हमें मार दिया जा सकता है। तो सारंगपुर वॉज इज कैपिटल। बाज बहादुर ट्रीटी कर लेता है, बाद में फिर रिवोल्ट करता है, और रिवोल्ट करने के बाद फिर भाग जाता है खानदेश होता हुआ, फिर अकबर के कोर्ट में पहुंच के क्षमा मांग लेता है और वो मनसबदार बन जाता है। बाज बहादुर वॉज अ म्यूजिशियन लेटर टाइम पीरियड पे। सो अकबर के इनिशियल फेज, पहला 4 साल का बैरम खान का रीजेंसी, उसके बाद 2 साल का पेटीकोट गवर्नमेंट कहा गया है, 1560 टू 1562। मैं हो सकता है ईयर में मिस हो जाऊं क्योंकि बिना किसी है जरूर लिखा हुआ, बट आई एम नॉट लुकिंग इनटू दैट। सो इस टाइम पर जो इसकी लर्निंग कैपेसिटीज हैं वो इंप्रूव होती हैं। साथ ही साथ में ये पढ़ा लिखा नहीं था, सारी कोशिशें फेल हो गई थी हुमायूं, क्योंकि हुमायूं इतना ध्यान नहीं दे पाता था। ही वॉज बिजी इन रिकैप्चरिंग थिंग्स। अभी भी इसके पास बिहार बंगाल अवध वाला इलाका नहीं है, वो ऑलरेडी अफगानों के पास है। मालवा कैप्चर कर लिया, गोंडवाना कैप्चर कर लिया है, दैट मीन्स एमपी वाला पार्ट उसके पास चला गया। राजस्थान में अजमेर तक ये वापस रिकैप्चर कर चुका है, लेकिन बड़ी टेरिटरी अभी भी नहीं है इसके पास। इसके पास अब क्या होता है कि ही टर्न्स इंटेलेक्चुअली
हायर ऑर्डर के ऊपर ये अपने आप को बदल देता है। पहला काम जो ये करता है, ये अपनी पॉलिसीज को फ्लेक्सिबल कर देता है। हमने दिल्ली सल्तनत के बारे में एक बात की थी कि ये एलियन रूल था। जो मुसलमानों का रूल कहना अलग होगा, वो एलियन इसलिए था क्योंकि वो हिंदुओं और मुसलमानों के बीच में भी अंतर करते थे और मुसलमानों के बीच में भी अंतर करते थे। जो इंडियन मुस्लिम्स हैं, दे वर नॉट एबल टू रूल एक्सेप्ट 2। हसन एक था और एक पहले रेहान नाम का प्राइम मिनिस्टर बना था दिल्ली सल्तनत में, जो इंडियन कन्वर्टेड मुस्लिम थे। इसके अलावा कोई भी नहीं था। या तो अफगान रूल था या टर्किश रूल था। अब ये मंगोल्स हैं, तो मंगोल्स भी इंडियन नहीं थे उस टाइम पर। ये अपनी ट्राइबल वैल्यूज को लेकर आए थे और इनके अंदर यही फीचर था कि कोई भी मुझे मार देगा और वो सत्ता बना लेगा। अकबर के पास ये सबसे बड़ी प्रॉब्लम थी कि कोई भी मेरी हत्या कर सकता है, चाहे वो मुगल हो, चाहे वो उज्बेक हो, चाहे वो पर्शियन हो, चाहे वो अफगान हो, चाहे कोई भी हो, क्योंकि इस टाइम पर लड़ाकू मर्सिनरीज होते थे और विदेशी होते थे। आजादी की लड़ाई हुई थी 1857 के अंदर। एक नाम आप पढ़ोगे, विलायतियों का साथ देके, वो वेर दोज विलायतीज, दे वर नॉट इंडियंस। सो एक स्टेट था, उसको अगर अपनी आर्मी को स्ट्रांग करना रहता था तो वो कहीं से भी अच्छे एबल सोल्जर्स को बुला लेता था और वो वहां काम करते थे। एबिसिनिया का एक स्लेव था जो जनरल बनता है बाद में, अहमदनगर के अंदर, बड़ा नाम था उसका, वो तो गुजरात का सुल्तान हुआ है, बेगड़ा। उसके ऊपर जहांगीर का फोटो है, पेंटिंग है जहांगीर की, उसकी कटी हुई मुंडी के ऊपर तीर चला रहा है। ही वॉज अ नेग्रोइड, अफ्रीकन था, बट ही वॉज अ जनरल, और खतरनाक जनरल हुआ करता था जिसने लड़ाइयाँ लड़ी हैं इन लोगों के खिलाफ। उसको मारे बिना ये लोग एंटर नहीं कर पाए डेक्कन में, साउथ में। सो ये एस्पेक्ट हुआ करता था। तो ये कहा जाता है कि मुगल आर्मी के अंदर उस टाइम पर 2/3 फॉरेनर्स थे। हाउ मेनी? 2/3 फॉरेनर्स हैं, और उन फॉरेनर्स में सबके पास पावर है, मिलिट्री स्किल्स है। कोई भी मिलिट्री स्किल के अंदर 21 हो जाएगा तो वो दूसरे को मार देगा और वो राजा बन जाएगा। सिंपल। सारे पावरफुल लोग थे जितने भी राजा बने, जिन्होंने दूसरे को हटा के राजा बने। इनकेपेबल बोला, फिर बोला कि ये बंदे ने उसको हटा दिया। तो दैट इज कैपेसिटी, किसकी एबिलिटी कितनी थी। इसके ऊपर अकबर पॉलिसी का इस्तेमाल करना चालू करता है और ये देखता है कि दिल्ली और आगरा से एसोसिएटेड एरियाज कौन से हैं। तो यहां अकबर का पहला ट्रांजिशन दिखना चालू होता है, द फ्रेंडली राजपूत पॉलिसी। सबसे पहला एस्पेक्ट क्या है? राजपूत कौन? एक बड़े टेरिटोरी के ऊपर कमांड करने वाली एक कम्युनिटी। बड़ी टेरिटरी है उनके पास, अलग अलग छोटे छोटे में बटे हैं बट टेरिटरी है। तो दो तरह का इसने प्रिंसिपल को अपनाना चालू करा। जिस तरह से हमने बलबन के बारे में पढ़ा था, ब्लड एंड आयरन पॉलिसी, वो तो जरा सी गलती पे मार डालता था। इसने क्या करा? इसने कहा कि या तो आप मेरे साथ आ जाओ या मेरी मिलिट्री माइट को झेल लो। मिलिट्री माइट झेल ली, हरा दिया, फॉरगिव कर दिया, माफ कर देता था और पूरी सरकार उनको दे देता था, पूरी सत्ता उनको दे देता था। ये कहता था कि एडमिनिस्ट्रेशन मेरा रहेगा। कौन सा एडमिनिस्ट्रेशन? फाइनेंशियल एडमिनिस्ट्रेशन। अकबर के रिजीम की सबसे बड़ी खासियत है सेंट्रलाइज्ड फाइनेंस। पूरा फाइनेंस सेंट्रलाइज था एंड इट वाज डिवाइडेड इनटू रैंक सिस्टम। रैंक का मतलब अभी हमने पढ़ा कि स्टेटस होता था। हम लोग कास्ट देख रहे थे तो कास्ट के अंदर हमने स्टेटस की बात की थी। तो ये जो स्टेटस थे, इन स्टेटस के अंदर डिविजन्स हुआ करते थे। अब स्टेटस है तो स्टेटस भी मेंटेन करना है। बड़ा राजा है तो उसको बड़ा मेंटेनेंस चाहिए, उसका जूता बड़ा है, उसमें पॉलिश ज्यादा लगेगी। सो बड़ा मेंटेनेंस है तो कैसे दिया जाए? तो सारे जो प्रोसेस ये धीरे धीरे कैप्चर करेगा, इसकी फोर्सेस कैप्चर करेंगी, उसके अंदर बंटवारे होंगे। कोई स्टेट पुराना का पुराना था, जो प्रिंसली स्टेट था वो एसोसिएट हो गया अकबर के अंडर में। उन्होंने कहा हम सजरेंटी लेते हैं आपकी, एंड दे वर इंक्लूडेड एज अ रैंक होल्डर। उसको अपने साथ मिला लिया और उसको रैंक दे दी। ये पुराने समय का वो वाला काम नहीं कि ठीक है तुम राजा, तुम इतना सालाना देते रहना, उसके ऊपर कोई कंट्रोल नहीं था। अकबर ने क्या करा? अकबर ने इन प्रोविंसेस के अंदर इन्फिल्ट्रेट कर दिया। लेकिन कुछ स्टेट्स ऐसे थे जिनको इसने फ्री छोड़ रखा था और इनको बोला था कि सालाना आप हमको ये बंदा रेवेन्यू कलेक्ट करेगा और ये हमारे पास भेजेगा। प्लस कुछ लैंड्स ऐसी थी जो लैंड्स रेवेन्यू सिर्फ लैंड से आएगा, कोई कॉर्पोरेट टैक्स नहीं है। कि था हिंदुस्तान लीवर लिमिटेड, पेप्सिको बाद में आएगा। अच्छा, ईस्ट इंडिया कंपनी थी उस टाइम? थी। हम लोग 1556 में आ गए, 1498 में आ चुके हैं ये लोग। पोर्टुगीज आ गए हैं, पोर्टुगीज आ गए हैं, यूरोपियन आ चुके हैं, ट्रेड चालू हो गया है, गोवा पे कब्जा हो गया ऑलमोस्ट इस टाइम पर। सो पोर्टुगीज हैव एस्टैब्लिश्ड देमसेल्व्स और अकबर उनको इनवाइट करेगा आगे चल के। सो एक एलिमेंट क्या दिखा कि राजपूत के साथ इसने फ्रेंडली ट्रीटी करना चालू करी। तो एक संत हुआ करते थे जहां की दरगाह पे ये जाके मन्नत मानता और इनको पुत्र रत्न की प्राप्ति होती है। अकबर के 3 बेटे थे, अगर किसी को नहीं पता हो तो याद रखना। 2 की डेथ पहले ही हो जाएगी, इसलिए पावर स्ट्रगल नहीं होगा और सलीम जहांगीर के नाम से राजा बनेगा बाद में। सो अकबर की ये जो पॉलिसी थी, इसके अंदर जो पहले का काम हुआ करता था कि सारे राजाओं के अंदर कोई बड़ा सेनापति हिंदू नहीं होता था।
शेरशाह के अंदर ये ट्रांजिशन दिखता है। शेरशाह का सबसे बड़ा जनरल जो था वो हिंदू था, ब्रह्मजीत गौर नाम था शायद, हो सकता है नाम थोड़ा सा इधर उधर हो मुझसे। सो वो वहां पे काम चालू कर चुके। शेरशाह के अंदर ये वाला काम नहीं था। शेरशाह वो सेक्युलर, वो अलाउद्दीन खिलजी वाला सेक्युलर नहीं था, या वो तुगलक्स वाला सेक्युलर नहीं था। शेरशाह वॉज रियल सेक्युलर। सो शेरशाह को कंपेयर जब किया जाता है अकबर से, तो चूंकि शेरशाह का सिर्फ 5 साल का स्पान है, हाईली लिटरेट बंदा है वो, 5 साल में वो जो काम करके गया है वो नया काम नहीं करता है, वो पुराने इंस्टीट्यूशंस को रिवैम्प कर देता है। पुराना एडमिनिस्ट्रेशन है उसे रिवैम्प कर दिया, पुरानी सड़क है उसे बना दिया, सराय बना दी, तो पुराने सिस्टम को डेवलप कर चुका था, स्पाई सिस्टम डेवलप कर दिया था, रुपया उसने चांदी का चला दिया था। अकबर जब आता है तो इन्हीं चीजों को एस्टैब्लिश जो नॉर्म था उसी से कंटिन्यू करना शुरू करता है। अब राजपूत पॉलिसी के अंदर पहला क्या, या तो आप हाथ मिला लो, तो सिंपल हाथ मिला लो, या कुछ राजाओं के साथ उसकी मैट्रिमोनियल रिलेशंस हुए। हर एक राजा का दूसरे राजा के साथ अब मैट्रिमोनियल रिलेशन होता था, तो जरूरी नहीं है कि वो दोनों या वो अपने संबंध को बरकरार रखें, लेकिन अकबर ने जितने मैट्रिमोनियल रिलेशंस हैं उन सारे लोगों को एक रिलेटिव की संज्ञा दी थी। कैसा बिहेवियर, एज ए रिलेटिव, नॉट एज अ सब्जुडिकेटेड बंदा। वो एम्परर है और उसका जब वो सोने का टाइम होता था, उसका हरम होता था, तो वहां पे मानसिंह जैसा आदमी जिसका 7,000 का मनसब था वो चौकीदारी करता था। सो सारे मनसबदार चौकीदारी करने उसके पास खड़े होते थे, उनकी ड्यूटीज होती थी कि इस हफ्ते इस महीने ये लोग चौकीदारी करेंगे। सो दैट वाज द इक्वालिटी, कि चाहे वो मुगल हो चाहे वो राजपूत हो, अगर मनसबदारी है तो मेरिट बेसिस पर बराबरी पे दे दी जाएगी। तो वो जो पहले वाला डिवीजन हुआ करता था जहां पे हम नहीं मान देंगे, सम्मान नहीं देंगे, वो खत्म हो चुका था। अकबर एक इक्वल फुटिंग के ऊपर काम करना चालू कर देता है। धर्म आधारित जो डिविजन्स पहले थे, जो इंडियन सोसाइटी को भले ही वो अच्छे हों, थियोरिटिकली अच्छे हों, उनका एक्सेप्टेंस नहीं था, वो हटा देता है। पहला कौन सा काम करता है, जजिया हटाता है, पिलग्रिमेज टैक्स हटाता है। ऐसा कोई काम नहीं करता है जिसके अंदर पहले हमने देखा था, चाहे वो सिकंदर लोधी हो या उसके पहले वाले लोग जिन्होंने टेंपल्स तोड़े थे, कोई टेंपल नहीं तोड़ता, कोई इमेज नहीं तोड़ता। डोनेशन अगर देना होता तो मस्जिद बनवा रहा है तो मंदिर भी बनवा रहा है। तो एक इक्वल फुटिंग के ऊपर, नो डाउट सारी कम्युनिटीज के ऊपर बात नहीं करिए, राजपूत पॉलिसी स्पेशल है। तो इससे क्या हुआ, जो मुगल्स और राजपूत का इंटरमिंगलिंग होना चालू हुआ, इट गेव अ न्यू एम्फेसिस या न्यू फ्यूजन टू द इंडियन कल्चर। एलिमेंट्स आना चालू हो गए। ऑलरेडी राजपूत आर्ट वाज देयर, उतना डोमिनेंट नहीं था, क्योंकि हमारे पास अजंता की पेंटिंग्स थी, वो पेंटिंग्स चल रही थी, धीरे धीरे खत्म होती जा रही थी। जैसे ही ये फ्यूजन होता है, एक स्टेबिलिटी आ जाती है कि हमको अब कोई नहीं हटा रहा, हम एसोसिएटेड हैं, हमें लड़ाई लड़ना है तो अब हम उससे लड़ने जाएंगे। युद्ध करना है, लेकिन अब युद्ध बड़े कारण के लिए करना है, एक नेशन के लिए करना है। सो एक नेशन के तौर के ऊपर अकबर बाइंड करना चालू कर देता है। हो गया। इससे क्या फायदा हुआ, इसको ये डर खत्म हो गया कि मैं यहां से हटूंगा तो ये हट जाएंगे, लॉयल्टी क्रिएट हो गई। दूसरा फायदा क्या हुआ, वो अफगान जो इसकी हत्या कभी भी कर सकते थे, या वो मुगल या वो उज्बेक या वो पर्शियन जो इसकी सेना में थे, बड़े जनरल थे, वो इसकी हत्या कभी भी कर सकते थे, उनको इसने काउंटर कर दिया कि आई हैव अनदर फोर्स विद मी। सो दो फोर्सेस काउंटर बैलेंस हो गई। इसका एग्जैक्ट ऑपोजिट काम किया औरंगजेब ने। औरंगजेब ये भूल गया कि ये क्यों किया गया था। औरंगजेब वाज हाईली लिटरेट, वो म्यूजिक को बैन करता है, लेकिन ही वाज हाईली ट्रेन्ड एंड ही वाज अ अकम्प्लिश्ड म्यूजिशियन ऑफ वीणा। वीणा वादक था, बहुत बड़ा वीणा वादक था, और उसके हरम में जितना म्यूजिक प्ले हुआ है उतना किसी के हरम में नहीं हुआ है। म्यूजिक वाज देयर बट नॉट इन हिज कोर्ट। कोर्ट बोला कि कोर्ट सरकारी, वो उसने नीरज बना दिया, उसको ड्राई कर दिया। जो पहले के राजे रजवाड़ों में नहीं होता था, सब मस्ती चलती रहती थी, वो खत्म करके ड्राई कर दिया। सो औरंगजेब ने इस पॉलिसी को कन्वर्ट कर दिया और राजपूतों को रेलीगेट कर दिया वापस सेकेंड स्टेज पर, कि तुम्हारे पास वो पावर नहीं है। तो जो लॉयल्टी क्रिएट हुई थी वो वापस चेंज हो गई और मुगल्स डिक्लाइन होने चालू हुआ। जो एम्पायर बना था वो यूनिटी यानी यूनिफाइंग फैक्टर्स के ऊपर बना था। जैसे ही डिवाइसिव फैक्टर्स वापस से आए, तो हिस्ट्री का ये एलिमेंट जो अभी मैंने कास्ट में भी बात की थी, ये ध्यान में रखना बहुत जरूरी है कि जब हम यूनिफाई करते हैं तो हमारी सक्सेस ज्यादा अच्छी होती है। 1556 से 1707 कितने साल, कैलकुलेट करके बता दो। मेरी मैथ्स इतनी अच्छी होती तो क्या बात थी, मैं भी बोल देता। वे पगली 1556 से 1700 1556 150 150 साल के ये एम्परर्स का रूल है। 1526 से नहीं लिया मैंने बाबर से काउंट नहीं किया। मैंने 1757 तक, बहादुर शाह जफर तक नहीं काम किया, वो बात अलग है, वो अगेन 50 साल है। आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट देम, क्योंकि ये अनवर्दी थे। सो एम्परर्स जो बने हैं, अकबर, जहांगीर, शाहजहां एंड औरंगजेब, इसमें पहले 3 अकबर की पॉलिसीज को फॉर्मुलेट करते हैं। उसके अंदर कोई चेंज ज्यादा नहीं होता, फिर भी चेंजेस हैं थोड़े से, बट
जो चेंज पॉजिटिव होना चाहिए था वो चेंज नहीं होता, जो औरंगजेब को करना था या लेटर ऑन शाहजहां को करना चाहिए था वो नहीं होता। सो देयर वेर सर्टन पर्सनल प्रॉब्लम्स जिसकी वजह से डिटीरियोरेशन दिखने लगेगा, लेकिन जहांगीर के टाइम पे और अकबर के टाइम पर फिनोमिनल काम होगा। अब अकबर क्या काम करता है, सबसे पहले टेरिटरीज को जीतना चालू करता है, तो बिहार बंगाल तक पहुंच जाता है, जीत जाता है। उसके हैं आप लोगों के पास जो भी बुक, उसे पढ़ लीजिएगा कि कहाँ कहाँ कौन कौन सी वॉर्स एंड बैटल्स हुई हैं, क्योंकि मुझे एक रिक्वेस्ट हुई है कि मैं अपने नोट्स इसके क्रिएट कर दूं। सो हो सकता है नेक्स्ट वीक तक मैं आपको दे पाऊँ, टाइप करने में बहुत समय लगता है। सो अकबर वो कॉन्कर करता है गुजरात के अंदर, बहादुर शाह एक नाम हुआ करता था, नाम सुना होगा हमने पहले। गुजरात के अंदर इंडिपेंडेंट डायनास्टी बन चुकी है, गुजरात के ऊपर अटैक किया जाता है, ट्रीटी हो जाती है, फिर से रिवोल्ट होता है, फिर अल्टीमेटली उनको हरा दिया जाता है और गुजरात कॉन्क्वेस्ट हो जाती है। इसी टाइम पर अकबर को सनक सवार हो जाती है कि आगरा की बजाय मैं एक नया शहर बनाऊंगा। सो आपको ये याद है कि एक जगह थी जिसका नाम था सीकरी, जिसके आसपास जाके खानुआ की लड़ाई में बाबर ने अपना कैंप डाला था, और जब वो जीत जाता है तो उस जगह का नाम रखता है फतेहपुर। ये दो अलग अलग टेरिटरीज हैं जिनको आज हम कॉमन तौर के ऊपर बोलते हैं फतेहपुर सीकरी। अब फतेहपुर के अंदर एक पुराने सूफी संत रहते हैं, और जितने भी ऐसे लोग रहते हैं वो किसी पहाड़ी वहाड़ी पे रहते हैं। सो वो पहाड़ी पे उनका स्थान हुआ करता था जहां अकबर पदयात्रा पे गया था, और वहां जाते समय उसने फिर अजमेर भी गया था, तो शादियां होती रहीं उसकी। वो मैट्रिमोनियल अलायंसेस बनते चले गए, चाहे वो बाड़मेर के राजा हों या और कहीं के राजा हों, आमेर के राजा हों। तो बहुत सारी रानियां थीं जो इसकी राजपूतों से आई थी, मैट्रिमोनियल अलायंसेस से, लेकिन उसी इक्वल फुटिंग पर थे कि ये सब मेरे रिलेटिव्स हैं। अब इस जगह पर ये अपनी नई कैपिटल बनाता है फतेहपुर सीकरी। 2 माइल्स बाय 1 माइल्स का एक पूरा फोर्टिफाइड एरिया बनाता है, और यहाँ पे अपनी अलग अलग बिल्डिंग्स बनाता है। ये पहला एग्जाम्पल है अकबर का आर्किटेक्चर का। बाद में फिर वो आगरा के किले को पूरी तरह से रिफॉर्मेट करेगा, नया बनवाएगा, और आगरा के किले के अंदर ढेर सारी बिल्डिंग्स बनवाएगा, जिसको बाद में शाहजहां तोड़वा देगा। जहांगीर ने भी कुछ तोड़वाई, कुछ शाहजहां ने तोड़वाई। सो अकबर यहाँ पर पहला काम क्या कर रहा है, टेरिटरी जीत रहा है, तो क्या वो खुद लड़ने जा रहा है? इसके पास एक काउंटर बैलेंस क्रिएट है, तुम नहीं जाओगे उसे भेज देंगे, वो नहीं जाएगा उसे भेज देंगे, नखरा कोई नहीं कर सकता। सामने वाला खुद से नहीं कमा रहा। अब इसने क्या काम करा, इसके पास सिर्फ 4 मिनिस्टर्स हुआ करते थे, 4 डिपार्टमेंट थे, छोटा एडमिनिस्ट्रेशन था, एक पीएम होता था नाम मात्र का, जो बाद में गायब भी मिलेगा आपको, पीएम नाम की कोई चीज नहीं रहेगी। सबसे इंपॉर्टेंट होता था दीवान, द फाइनेंस मिनिस्टर। और इंटिक, जैसे आज हम लोग सुप्रीम कोर्ट देखते हैं, उसके बाद स्टेट्स के अंदर हाई कोर्ट देखते हैं, उसके बाद फिर हम लोकल कोर्ट्स देखते हैं, सबऑर्डिनेट कोर्ट्स देखते हैं, उस तरह का इसका फाइनेंस सिस्टम था सिंगल। किसी स्टेट के पास अपना फाइनेंस नहीं था, तो अलग अलग जगह पर पोस्टिंग्स होती थी। तो दीवान है, दीवान के नीचे एक पूरा ऑफिस है, उसके बाद फिर सारे प्रोविंसेस के अंदर उनके जूनियर दीवान है, फिर वो दीवान है तो आमिल्स हैं, कलेक्टर, छोटे कलेक्टर, अमाल गुजार है। तो अलग अलग जगह के ऊपर कलेक्शन ऑफ रेवेन्यू हो गया। जो शेरशाह का काम था, जहां पर इसने रेवेन्यू सिस्टम को स्ट्रॉन्ग करने की कोशिश की थी, उसी को इसने फॉलो किया और वापस से जमीनों का नपवाना चालू करा। तो जमीन को जब इसने नपवाना चालू करा तो गज़े सिकंदरी, सिकंदर लोधी उसका गज था, यार्ड स्टिक, उसमें 33 इंचेस हुआ करते थे। सो 33 इंचेस का गज़े सिकंदरी था, उससे उसने नपवा दिया। बंबू की जरीब बनवाई जिसे नापा जाता था। बीघा उस टाइम पर 3600 यार्ड्स का होता था, 60 यार्ड्स बाय 60 यार्ड्स, 60 रफली मीटर से बड़ा होगा, यानी 1 हेक्टेयर का बीघा होता था, बड़ा एरिया। आज की बीघा बहुत छोटे। सो वो उसमें उसने डिवाइड कर दिया। फिर इसने एक और दिमाग लगाया, इसका क्या मतलब, इसके साथी का दिमाग है, जो लोग काम कर रहे हैं वो, लेकिन हम कहेंगे अकबर का एडमिनिस्ट्रेशन है। क्या दिमाग लगाया कि बोले सारी जमीनों के ऊपर एक जैसा अगर हम टैक्स लेते हैं तो किसान की हालत खराब होती है। इसने कहा क्वालिटी ऑफ जमीन देखो, तो 4 तरह की जमीनों को डिवाइड करा। पैसा चाहिए तो 4 तरह की डिवाइजन ये हुआ कि एक क्राइटेरिया वो रहा जो अक्सर खेती होती है, कभी कभार 1 आध साल छोड़ देते हैं। फिर दूसरा कैटेगरी होती है जिसमें 2-3 साल छोड़ दिया जाता है, फिर बाद में खेती होती है क्योंकि उसकी फर्टिलिटी खराब होती है। कुछ ऐसी होती है जिसमें थोड़ा ज्यादा समय होता है, कुछ ऐसी जमीनें थी जिसके अंदर बहुत लंबे समय तक वो खाली छोड़ी जाती थी। फिर इसके अंदर भी उसने डिवीजन किए, और इन डिवीजन के करने के बाद एवरेजेस निकाले कि कितना प्रोडक्शन का एवरेज होता है। फिर जो लोएस्ट बंदा होता था उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी दी गई कि खेत में जब फसल लगी है तो खेत पे जाएगा, फसल को कैलकुलेट करेगा कि कितनी फसल बोई गई है, और वो दर्ज करेगा, और हर महीने उसका हेड ऑफिस तक वो पहुंचाएगा। फिर वो रिपोर्ट सेंटर ऑफिस तक पहुंचेगी। जितनी टेरिटरीज उसकी, एक कंट्रोल क्रिएट हो गया कि फाइनेंस बहुत तगड़ा होगा। अकबर पढ़ा है पहले, ओके। फाइनेंस की वजह से क्या हुआ, पैसा आना चालू हो गया। अब वो जो राजे रजवाड़े तुमने जोड़े थे, जितने अपॉइंटमेंट तुमने किए थे, उनका क्या होगा? उनको उसने कहा कि यार एक कैडर बनाओ, सिविल सर्विसेज का कैडर बनाओ, यूपीएससी का एग्जाम लो, और उसके अंदर क्लास 1, क्लास 2, क्लास 3, क्लास ए, क्लास बी, क्लास सी, क्लास डी, इस तरह से डिवीजन कर दो। तो उस टाइम पर उसको बत्ती नहीं चली कि यूपीएससी नाम दूं या एमपीपीएससी नाम दूं, तो उसने नाम दिया मनसबदार।
सो मनसबदार इज अ सिस्टम ऑफ रैंकिंग ऑफ पैसा एंड स्टेटस, दोनों चीजें शामिल हैं। आप कलेक्टर के ऑफिस में पहुंचेंगे तो कलेक्टर कलेक्टर होता है, डिप्टी कलेक्टर होता है। स्टेटस किसका हाई हो गया? सो मनसबदारी को इसने ये कहा कि 10 से 10,000 तक मनसबदार कर दो, इनिशियल फेज में, एकदम शुरुआत में। सो 10 से 10,000 तक बांट दिए। अब मतलब क्या हुआ? पैसा देना है, एक्चुअली सैलरी देना है। तो सैलरी देने का मतलब होता था, आप कैसे कैलकुलेट करें, तो उसके अंदर 3 डिवीजन किए गए। डिवीजन करने के पीछे इनके 2 पर्सपेक्टिव थे, जात और सवार। अगर कोई बंदा झाड़ू भी लगा रहा है, हेड झाड़ू लगाने वाला है, उसको 10 का मनसबदार रखा है, तो इसका यह मतलब नहीं है कि वो 10 घुड़सवार रख सकता है। इट वॉज नॉट मेंट फॉर दैट, ये कंसेप्शन मत समझना। सो 2 पैरामीटर्स को इसने मेजर किया, पहला था जात और दूसरा था सवार। सवार यानी घुड़सवार। तो 10 का है तो इसका मतलब नहीं कि 10 घुड़सवार रखता है। तो इसके अंदर फिर 3 डिवीजन हुए। पहला डिवीजन था जात इज इक्वल टू सवार, जितनी जात उतने सवार। दूसरा डिवीजन होता था जात इज लेस देन हाफ ऑफ सवार, एंड अगला होता था मोर देन हाफ ऑफ सवार। तो अलग अलग कंडीशन में 3 मेजर डिवीजन इसने कर दी मनसबदारी में। सो एक ब्रॉडर पैरामीटर निकल कर आया कि किस आदमी को कितना पैसा देना है और वो कितना स्टैंडर्डाइज कर सकता है। इसका यह मतलब नहीं हुआ कि हर एक बंदा अपनी अपनी निजी फोर्स रखेगा, ये मतलब कहीं से कहीं तक नहीं था। इनका सिंगल स्ट्रक्चर था, चाहे वो मिलिट्री ऑर्गेनाइजेशन हो चाहे वो सिविल ऑर्गेनाइजेशन हो, दैट वाज कंबाइंड टुगेदर एंड इट वाज नोन एज मनसबदार्स। देयर वाज नो डिस्टिंक्शन बिटवीन डिफेंस एंड सिविल। सो अगर एक कलेक्टर है, वो कलेक्ट कर रहा है, अगर वो मनसबदार है तो उसको लड़ने जाना है इररिस्पेक्टिव। तानसेन है, तानसेन को अगर मनसबदारी दी गई है तो तानसेन गाना बजाते हुए लड़ेंगे, गाने से हरा के आ जाएंगे। बीरबल गए थे, बीरबल की हत्या इसीलिए हुई थी। यूसुफजई ट्राइब ने रिवोल्ट कर दिया था और बीरबल वॉज किल्ड इन दैट बैटल। तो राजा बीरबल बड़े खतरनाक इंसान थे, पोएट भी थे। ये कंसेप्ट था। सो देयर वाज सिंगल स्ट्रक्चर विद मल्टीपल फंक्शन, स्पेशलिटी नहीं थी, नो स्पेशलिटी। कारण अनसर्टेनिटी थी, पॉलिटिकल स्टेबिलिटी नहीं थी। इस चीज को आगे वाले लोगों ने नहीं समझा प्रॉपरली कि एडमिनिस्ट्रेशन के अंदर जब स्टेबिलिटी आ जाती है तो आपको एडमिनिस्ट्रेशन के अंदर और रिफॉर्म की जरूरत होती है, जिस चीज को हम बाद में ब्रिटिश पीरियड में फील करते हैं। लगातार चेंजेस होते चले गए, वो चीज यहां नहीं थी और डिक्लाइन हो गया। पर 150 साल का ये जो समय काल है, इसमें यह कहा जाता था कि मुगल पीरियड वॉज द रियल जीडीपी के टाइम पर अगर हम देखें तो वर्ल्ड की मोर देन 50% 60% जीडीपी सिर्फ इंडिया की थी। इट वॉज फेनोमेनल, और ये सिर्फ एग्रीकल्चर से आती थी। हमारे पास इतना एक्सपोर्ट नहीं था। कारखाने बनाए अकबर ने, लेकिन इंडस्ट्रीज इतनी तगड़ी नहीं थी जितनी होनी चाहिए थी। खैर, तो पहला एस्पेक्ट क्या निकल कर आया? अकबर के पास अच्छे लोगों की कमी नहीं थी। ही हैड प्लेंटी ऑफ पीपल। जिन्हें ये 9 रत्न कहता है, वो 9 नहीं थे। 9 रत्न 9 नहीं थे, ये मत समझना। 9 रत्न दे वर क्लासिफिकेशन कि हाँ तुम्हारा वो स्टेज है, स्टेटस है कि तुम इतने हाई हो। पेंटर्स हैं तो 2550 पेंटर्स हैं, सिंगर्स हैं तो 2550 सिंगर्स हैं। ऐसे सिंगर्स थे कि 7 दिन अगर हैं तो 7 दिनों के अंदर सिंगर्स की ड्यूटी लगती थी कि आज इस समय आप ये गाएंगे। क्लासिफिकेशन था, और सब मनसबदार थे। एक्सेप्ट कहा जाता है कि हो सकता है काजी और सदर जो जस्टिस वाले थे, इनके पास बोरिंग का काम नहीं था, दे आर नॉट गोइंग इनटू बैटल्स, अदरवाइज एवरीबॉडी वाज गोइंग इनटू बैटल। तो एक कॉम्बिनेशन क्या हो गया कि इसने मनसबदारी से एक स्टैंडिंग फोर्स क्रिएट कर दी ऑटोमेटिकली। इब्राहिम लोदी की हमने बात करी थी 1526 के अंदर, कि 1 लाख रुपए 1 लाख के सैनिक लेकर आया था और वो सब भाड़े के हत्यारे थे कि आ जाना भैया आ जाना, और वहां आके बोले भैया नहीं हो पा रही है, जा रही हूं। सो उस चीज को इसने काउंटर कर दिया। कुछ मनसबदार जो राजा थे उनके पास अपनी फोर्सेस थी, लेकिन उस फोर्स को वो मैनेज कैसे करेंगे? तो पैसा आता था अकबर के खजाने से। अकबर सारा पैसा लेता था और फिर पैसा डिस्ट्रीब्यूट करता था। तो अगर किसी को इक्वल दिया है जात और सवार वाला, तो उसके पास बट नेचुरली ज्यादा बड़ी फोर्स रखने की कैपेसिटी होती थी, और ये परमिशन होती थी। और जितने मनसबदार होते थे वो अपनी फोर्स लेकर हर रोज खड़े होते थे। नॉट एवरी मनसबदार, हर एक का शेड्यूल होता था, आज आपका इंस्पेक्शन है। सो अकबर की ये ड्यूटी होती थी कि सुबह उठ के सबसे पहले वो मनसबदारों को इंस्पेक्ट करने जाता था कि तुम्हारी फोर्स कैसी है। सो कंट्रोल क्रिएट कर दिया उसने, बिकॉज ही वॉज कमांडर इन चीफ। कर दिया। जस्टिस ऑलरेडी देख लिया कि इक्वालिटी बेस्ड जस्टिस है, हमारा एक अलग सिस्टम चल रहा है, पैरामीटर अलग आ रहा है। अकबर के साथ लोग तगड़े हैं, क्यों तगड़े हैं? उन्हें चिंता नहीं कि मुझे पैसा कमाना है। अकाल पड़ रहा है, डजंट मैटर। अकबर बोलता था अकाल हो गया कोई बात नहीं, पैसा दो, लोन दे दो, लोन बांट देता था, कम इंटरेस्ट रेट पे वापस लेता था। सो वो जो मॉडर्न प्रिंसिपल्स आज होते हैं, ही अप्लाइड देयर, एंड ही वाज हाईली लिटरेट। 3 PhDs थी उसकी। नहीं सर, बिना पढ़ा लिखा था। PhD नहीं की थी उसने? अंगूठा नाम नहीं लिखता था, तुमने नहीं सिखाया उसको?
सो पढ़ाई लिखाई से वो चीज़ नहीं होती जो क्रिएटिव जीनियसेस को चाहिए। पढ़ाई लिखाई कई बार लोगों को हैम्पर कर देती, रोक देती। उसका इनिशिएटिव था, प्रैक्टिकल था। उसने प्रैक्टिकलिटी के ऊपर सॉल्यूशन निकालना शुरू करा और एक इंस्टीट्यूट क्रिएट करा जो फाइनेंस एडमिनिस्ट्रेशन का। दूसरा इंस्टीट्यूट उसने इसीलिए क्रिएट करा, अलाउद्दीन खिलजी की अगर हम बात करें, और हमने बात की थी, अलाउद्दीन ने कहा कि साहब मैं अपना धर्म चलाऊंगा। हाँ, पका हुआ है ज्यादा। क्लास होती है। अलाउद्दीन खिलजी ने क्या काम किया था? मुझे धर्म चलाना, लोगों ने कहा रहने दे यार तू, अच्छा मुझे पूरी दुनिया को जीतना, पहले इंडिया तो जीत ले यार। ठीक है चलो इंडिया जीतेंगे, चलो जीतने चलते हैं। भाई सेना चाहिए तो लाओ, अच्छा पैसा चाहिए तो पैसा लाओ। बोले पैसा कैसे लाएं, है ही नहीं, इतना देना पड़ेगा। बोले मार्केट कंट्रोल कर दो। प्रैक्टिकल सॉल्यूशन उसने निकाला था मार्केट कंट्रोल करने का। तो अकबर के पास भी चाहिए था, उसके पास प्रॉब्लम खड़ी थी कि मैं अगर एक जगह वीक हुआ दूसरा राजा खड़ा हो जाएगा। उसने सिंगल स्ट्रक्चर एक और खड़ा कर दिया, जिसको आज हम गवर्नमेंट सर्विसेज का कैडर कह सकते हैं। वो सिंगल था, सेंट्रलाइज था, बाय द नेम ऑफ मनसबदार। सो फाइनेंस वाज क्लोजली एसोसिएटेड विद मनसबदार। और मनसबदार के अंदर पता चल गया भाई ये 1000 का मनसबदार है तो 10 से तो बहुत बड़ा है, तो स्टेटस अपने आप हो गया। 1000 से 10,000 का बहुत बड़ा है। 5000 से ऊपर जनरली प्रिंसेस को दिया जाता था, चाहे वो उसका बेटा हो, एम्परर का बेटा हो या उसका पोता हो, उनके पास ही वाली रहते थे। लेकिन मानसिंह है, मिर्जा अजीज कोका है, मानसिंह के पास 7000 की मनसबदारी थी। ये ह्यूज मनसबदारी थी उस समय पर, स्टेटस बहुत खतरनाक। एंड मानसिंह वाज नॉट अ मिनिस्टर, कभी मिनिस्टर नहीं रहे, जनरल थे, क्लोजेस्ट थे। सो ये कंसेप्ट निकल कर आया कि उसने बाइंडिंग कितनी अच्छी करी, किस लेवल पर किसको बिठा दिया, तो लॉयल्टी क्रिएट कर दी। लॉयल्टी जब हो गई क्रिएट और सम्मान सामने वाले को देने लग गया, तो कौन काम नहीं करेगा? आपको पैसा भी मिल रहा है, आपको सम्मान भी मिल रहा है। अकबर वॉज फिनोमिनली गुड इन एवरीथिंग। चाहे वो बैटल हो, लड़ने जाएगा तो लीड भी कर सकता था, एबल जनरल था। कोई बैटल सुनी है आपने अकबर ने हारी हो? नन। अकबर के सेनापतियों ने लड़ाइयां हारी हैं, अकबर जब खुद लड़ा है तो नहीं हारा, कभी रिटर्न नहीं हुआ। बाबर कभी नहीं हारा। हुमायूं लकी था ना यार, वो मोस्ट अनलकी लकी है ना। सो अकबर के सेनापतियों ने इसकी प्रॉब्लम्स दूर करी, नॉट पर्टिकुलरली अकबर। सो लॉयलिटी की वजह से अकबर एक ही टाइम पर कई जगहों के ऊपर कंसंट्रेट कर पा रहा था, बाबर ने नहीं कर पाया। बाबर की कहानी क्या थी? मैं यहां आ गया, वहां से जीत के वो हिस्सा चला गया, तो लॉयलिटी उसके पास नहीं थी। तो ये प्रॉब्लम उसने देखी अकबर ने कि ऐसा हुआ था। तो इसको काउंटर कैसे करूं मैं? एक साथ 5 जगह पे भेज रहा है, तो एक ही ईयर में 2-2, 3-3, 4-4 स्टेट्स को वो कॉन्कर कर रहा है। कैसे कर लिया? क्योंकि उसके पास उतनी फोर्सेस थी और उतनी लॉयल जनरल्स थे। अकबर इज नॉट ग्रेट, अकबर का मतलब होता है ग्रेट। अकबर इज नॉट ग्रेट बाय हिमसेल्फ, बट बाय हिज कंडक्ट, बाय हिज बिहेवियर, बाय टेकिंग एवरीवन इनटू हिज स्ट्राइड। तो जो हमने वो पॉलिसी की बात करी थी कि अगर आप हमारे साथ आ गए तो वेरी गुड, अगर आप हमसे हार गए तो भी हम आपको सत्ता दे रहे हैं, सिर्फ 2 जगहों पे अकबर ने इस पॉलिसी का इस्तेमाल नहीं किया। वन इज चित्तौड़, अनदर इज खानदेश। चित्तौड़ के अंदर कंप्लीट स्लॉटर हुआ था, सबको मार दिया था। खानदेश के अंदर एक भी राज परिवार का सदस्य जिंदा नहीं बचा था। सिर्फ ये 2 एक्सेप्शंस हैं, बिकॉज ही वॉज अ डेस्पॉट। आप ये नहीं कह सकते कि ये सही किया या गलत करा, वो राजा है, वो चाहे तो सबको मरवा दे, उसके पास कंप्लीट पावर है। अब कंसेप्ट क्या निकल कर आया कि पुराना समय के अंदर हमने एक और कंसेप्ट देखा था कि जो दिल्ली सल्तनत थी वो थियोलॉजियन स्टेट थी, धर्म आधारित स्टेट थी। अकबर उसके ट्रांजिशन में है। अकबर अभी अकबर नहीं बना है। अकबर तो 1605 के अंदर जब मर जाएगा तब हम उसको, या हिस्ट्री में हम जब लिखेंगे तब हम बोलेंगे अकबर द ग्रेट। अभी वो क्या है? अभी वो वही वाला एस्पेक्ट देख रहा है जो उस समय चल रहा है। तो थियोलॉजियंस हैं, उनको इस्लामिक कंसेप्ट के अंदर जो बड़े लिटरेट हुआ करते थे उलेमा कहते हैं। उलेमा निकलता है इल्म से, इल्म इज नॉलेज, दैट इज नॉलेजेबल बंदे। सो उलेमास थे। तो इनिशियल स्टेज के अंदर वो उलेमास की बात करता है और टाइटल रखता है आमिरुल मोमिनीन। थ्योरी ऑफ किंगशिप, मैं राजा हूं तो मैं राजा कैसे हूं? तो इनिशियल फेज के अंदर उसका टाइटल क्या है? आमिर। आमिर यानी लीडर, ऑफ मोमिनीन यानी मुसलमानों का लीडर। क्यों? क्योंकि वो ट्रांजिशन फेज में है। अकबर पहले थियोलॉजी के अंदर है, वहां से वो अपने आप को ट्रांजिट करेगा, क्योंकि उसने अब पॉलिसीज बदलना चालू कर दी। जजिया के ऊपर नया, ज़कात के ऊपर नया, ज़कात नहीं, जजिया और पिलग्रिमेज टैक्स के ऊपर नया कंसेप्ट ले आया। फिर ये उन उलेमाओं से एक डिक्री निकलवाता है। किस तरह से? अब वो पार्लियामेंट है उलेमास की, वहां से लॉ बनेगा। ये चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर है, प्रेसिडेंट है, ये एग्जीक्यूट कर रहा है। तो पार्लियामेंट से एक डिक्री निकलवाता है हिटलर की तरह कि चूंकि वॉर हो सकती है इसलिए मेरे पास ज्यादा पावर होने चाहिए। उसको कहा गया महजर, MAXZAR। महजर एक डिक्री थी जो अकबर को फिनोमिनल पावर ट्रांसफर करा देती है विद द एक्सेप्टेंस ऑफ उलेमास। तो उलेमास को भी जेब में धर लिया,
हो गया बैलेंसिंग एक्ट, दिमाग डिप्लोमेटिक खतरनाक, उधर भी ले लिया जेब में, सारे काम भी कर लिए, सब कुछ बराबरी पे ले आया। अब इस महजर की डिक्री से ही बिकेम द सुप्रीम। तब ये अपना टाइटल लेता है जिल ए इलाही। किसका टाइटल पहले और था सल्तनत में? सल्तनत में आ गया जिल ए इलाही। बलबन वाला जो है वो शेडो ऑफ गॉड है। अकबर का कंसेप्शन अलग है। अकबर कहता है कि आई एम फादर ऑफ माई पीपल, आई एम फादर ऑफ माई पीपल, सारी प्रजा मेरे बच्चों की जैसी है, इसलिए ही इज अ नेशनल किंग। इसलिए नहीं है जो तुमने कल मुझसे बात की थी। जो मैं तुमसे कहता हूं ना कि तुम्हारे चांसेस हैं, भले ही तुम्हें नहीं लग रहा है, मुझे लग रहा है कि हाँ है। क्यों? क्योंकि एवरेज के ऊपर हम लोग वही हैं। एवरेज पे सबके आंसर्स इतने डीप नहीं जाते, इसलिए नेवर फियर कि मेरा आंसर बिगड़ा है मेंस में। आई हैव एन एक्सपेक्टेशन। मेंस लिखिए तो मैं एक्सपेक्ट करता हूं कि इंटरव्यू में पहुंच सकते हो। आगे जो होगा वो देखेंगे, वो बात की बात है। आ गई समझ में? हमारी आपस की बात थी कल की। अब मेजर आ गई, मेजर से इसके बाद सारे पावर्स आ गए। अब इसको रोकने वाला कोई नहीं, नो वन। अब ये स्ट्रक्चर भी डेवलप करता है, सब कुछ डेवलप करता है। अब इसके पास नए कंसेप्ट आना चालू होते हैं। फतेहपुर सीकरी के अंदर जब ये था तो यहाँ पर ये काफी काम करता है। एक छोटा सा कमरा बना लेता है, पूरा दिन भर हो गया काम, तो छोटा सा कमरा में एक कमरा था उसका, उसको डेडिकेट कर देता है। एकदम यूं हो जाती है कि छोटा सा कमरा बना लेता है। अब उस जगह पर ये धार्मिक गुरुओं से मिलता है। तो पहले चूंकि थियोलॉजियन स्टेट है तो एक धर्म वालों से मिल रहा था, मुसलमानों से, अलग अलग उनके डिवीजन से मिल रहा था, उनसे बातचीत कर रहा था, अलग अलग फिलोसॉफी समझ रहा था। फिर ये धीरे धीरे हिंदुओं को बुलाने लगता है, तो अलग अलग सेक्ट्स पता चलते हैं, उन सबको बुलाने लगता है। जैनियों को बुलाने लगता है, बौद्धों को बुलाने लगता है, पता चलता है पोर्टुगीज हैं, उनको भी बुला लेता है। तो क्रिश्चियंस भी आने लग गए, जोरास्ट्रियंस भी आने लग गए, ज्यूज भी आने लगे। इन सबके साथ बैठकर ये रात में गप्पे लड़ाता था। इसको एक चीज ये पता चली कि हमारे यहां डिवाइसिव फोर्सेस बहुत तगड़ी हैं। तब इसने एक फॉर्मूला दिया कि इन डिवाइसिव फोर्सेस को दूर करने के लिए एक मैं नेशनल रिलीजन चला देता हूं जिसका नाम होगा दीन इलाही। तो जैनिज्म से कुछ कंपोनेंट्स लेता है, बुद्धिज्म से कुछ कंपोनेंट लेता है, ब्राह्मणिज्म से कुछ कंपोनेंट लेता है, क्रिश्चियनिटी के कुछ कंपोनेंट होते हैं, इस्लाम के कुछ कंपोनेंट होते हैं, उन सबको मर्ज करके दीन इलाही प्रोड्यूस कर देता है, एक नया धर्म चला देता है। इस धर्म के अंदर सिर्फ बीरबल एक बड़े हिंदू राजा थे जिन्होंने कन्वर्जन किया था, जो दीन इलाही में आ गए थे। उसके अंदर कैसे कंसेप्ट थे? बर्थडे मनाएंगे, मृत्यु भोज होता है मरने के बाद, तो अपने जीवन में अपना मृत्यु भोज करके जाओ। अब बच्चों को क्यों बर्डन दे रहे हो? कंसेप्ट कितना अच्छा है। तुम्हारी औकात नहीं, बच्चे क्यों भुगते हैं? तुम दो ना। तो अपने जीवन में एक बार आपको अपना मृत्यु भोज करके जाना है। आइडिया अच्छा लगा मुझे, ये मुझे वास्तव में आइडिया अच्छा लगा कि भाई बाद में कोई करे ना करे, अपन तो कर लो अपना खुद का। तो ऐसे बहुत सारे पैरामीटर्स थे जो एक बाइंडिंग नेचर के ऊपर लाना चाहता था। ये फेल हो गया। मुसलमानों ने ऑल राइट डिनाई कर दिया कि ये फैक्टर हम नहीं काम करेंगे। दूसरे धर्म वालों ने करा नहीं, क्योंकि अभी हमने पढ़ा था कास्ट अपनी स्ट्रांग थी। तो कौन जाएगा? तो दीन इलाही धीरे धीरे वाइप ऑफ हो गया, खत्म हो गया। बट जो प्रिंसिपल्स थे वो प्रिंसिपल्स अप्लाई करना चालू कर दी। कुछ खास दिनों के ऊपर जानवर नहीं कटेगा। ऐसा पहले भी हुआ था दिल्ली सल्तनत में, कोई बड़ी बात नहीं कि अकबर पहला हो। अकबर ने उसको लागू कर दिया, दारू की बिक्री के ऊपर कंट्रोल कर दिया, एंड मेनी थिंग्स वेयर कंट्रोल्ड, पुट अंडर कंट्रोल। तो इविल्स के ऊपर भी काम करना चालू करा। सती प्रथा है उसके ऊपर काम करना चालू करा इसने। तो देयर आर सेवरल फैक्टर्स जो सोशली ये धीरे 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 काम लेना लगा। इनके एक पुत्र थे अनारकली वाले, सलीम भैया। अब अनारकली की जो कहानी है वो बेसिकली अनारकली के नाम से नहीं है। एक पर्शियन बड़े व्यक्ति इसके कोर्ट में आ गए थे और उनकी पुत्री इनके महल में आया जाया करती थी और सलीम भैया को उनके साथ प्रेम हो जाता है। अकबर समझ जाता है कि छोरी सही नहीं है, तो एक अफगान नोबल से उसकी शादी करा देता है, उसको बिहार गवर्नर पोस्टिंग पहुंचा देता है। अकबर की डेथ के बाद जहांगीर भैया उसको खूब ज़्यादा प्रपोजल भेजते हैं, उसका पति मर जाता है या मार दिया जाता है कुष्टक में, क्वेश्चन मार्क लगा के, आप समझ लेना जैसे भी इच्छा हो आपकी थ्योरी, आपकी फिलोसॉफी, आपकी स्टोरी। फिर खूब सारे प्रपोजल भेजने के बाद वो बंदी इनसे शादी करती है और बाद में वो टाइटल लेती है नूर जहां का। उसको टाइटल दिया जाता है नूर जहां का। पहले नूर महल टाइटल दिया जाता है, बाद में नूर जहां का टाइटल दिया जाता है। सो अकबर वॉज दैट शार्प ऑल्सो। वो ये पहले समझ गया था कि ये बंदी गड़बड़ कर सकती है, साइडलाइन कर दिया। तो इसके चक्कर के अंदर कहीं ना कहीं इसको, प्रिंस सलीम को लगता है कि मुझे थोड़ा सा साइडलाइन किया जा रहा है। सो हम तो साइडलाइन होने वाले में से नहीं है, धोखा देके रिवोल्ट कर देता है। और जब ये रिवोल्ट करता है उस टाइम अकबर का कैंपेन चल रहा होता है साउथ में। इसके पहले जब जीत चुके थे तो 1591 में ये 4 जगह पे अपने डिप्लोमेटिक मिशन भेजता है कि आप हमारे साथ ट्रीटी कर लो। अकबर को ये मालूम था कि मैं नर्मदा क्रॉस इतनी जल्दी नहीं कर सकता हूं। रेवेन्यू सारा गंगा यमुना के दोआब से आ रहा है, बंगाल, बिहार, यूपी, सारा रेवेन्यू मतलब खेत की जमीन,
खेती से आ रहा है सारा पैसा, 1/3 इसका स्टैंडर्ड था, अमूमन वेरी करता था लेकिन 1/3 33% ही पैसा लेता था। खालसा लैंड इसकी अपनी थी, 100% इसकी अपनी थी, राजा की थी खालसा। अब क्या होता है कि जब साउथ में ये भेजता है 1591 में, तो अहमदनगर सबसे पहले, खानदेश से लगा हुआ अहमदनगर और खानदेश की या बहमनी की बहुत लड़ाई हुई, मालवा सल्तनत की बहुत लड़ाई हुई। खानदेश इसके अंदर अमूमन रोल प्ले करता था, बायास था कि तुम इधर दोस्ती कर लो, उधर दोस्ती कर लो। सो ट्रीटीज हो जाती हैं, सब जगह ट्रीटी हो जाती हैं। एक एक्सपेडिशन चलता है, उस एक्सपेडिशन के बीच में सलीम ने रिवोल्ट कर दिया, तो आर्मी को वापस बुलाना पड़ता है। फिर अल्टीमेटली 1600 के अंदर फिर अटैक किया जाता है और अहमदनगर आधा जीत चुके थे जब ये प्रिंसली सलीम का काम होता है। इस टाइम पर सलीम को इतना सनक सवार होती है कि इसकी दोस्ती थी बुंदेलाओं से, तो वो एक हत्या करवा देता है अकबर के खासम खास की, राइट हैंड की, अबुल फजल की, और उसका मकबरा है कहीं पर एमपी में ही है। सो वहां पर अकबर ये बोलता है कि इससे उसको मारने से अच्छा था तो मेरी हत्या कर देता है। अकबर इससे नाराज हो जाता है। 1605 आते आते अकबर के टाइम पर यह कंसेप्ट आने लगता है कि इसकी तबीयत खराब हो गई, इसको लूज मोशन लग जाते हैं और लूज मोशन ठीक नहीं होता। आज भी कंसेप्ट है, तो लूज मोशन होते तो लोग कहते हैं ठीक है यार हो जान दो, ठीक हो जाएगा, पेट अपने आप साफ हो जाएगा। तो वही वाली फिलोसॉफी को उस टाइम पर उनके वेदराज जी ने, हकीम साहब ने करा कि यार अभी हो रहे 2-4 हो जाएंगे, लेकिन फिर जब संभलना नहीं चालू हुए तो फिर उनको हैवी डोजेस दे दी, तबीयत और बिगड़ गई। सो जहांगीर को, सलीम को बुलाया गया और उस टाइम पर सलीम का एक पुत्र था जिसके ऊपर था कि इसको राजा बना दिया जाए, सलीम को हटा दिया जाए। तो अल्टीमेटली अकबर ने अपनी पगड़ी इसको सौंप दी, पहना दी कि तुम हो, तो उसने अपना हेरेडिटरी बता दिया, ये बंदा रहेगा। सो जहांगीर केम इनटू द प्ले। लेकिन अकबर की और भी एस्पेक्ट्स हैं। अगला एस्पेक्ट ये है कि अकबर को ये लगा कि मुझे किसी भी चीज़ की ज़रूरत होती है तो वो चीज़ मेरे पास नहीं है, सो आई मस्ट हैव दैट थिंग। सो अकबर स्टार्टेड डिफरेंट कारखानास। उसने ये नहीं सोचा कि मुझे तीर बनाने तो वो वाला गाँव से तीर आ जाएगा, उसने अपने कारखाने एस्टैब्लिश करना चालू करे। तो सबसे पहले मनसबदारों को फुलफिल करने के लिए कारखाने बनना चालू हुए। अब मुगल आर्मी है तो आर्मी एक जैसी दिखेगी, उनके कपड़े अलग अलग हो गए हर एक मनसबदार के, तो उनके कपड़े कहां से बनेंगे, उसके कारखाने बनाने चालू करें। सो इंडिया के अंदर पहला अगर हम ऑब्जर्व करें कि इंडस्ट्रियलाइजेशन का एफर्ट अगर किसी ने डाला है तो इट वाज अकबर। सो इट इज नॉट ओनली फाइनेंस फ्रॉम रेवेन्यू, इट वाज ऑल्सो इन इंडस्ट्रियल सेंस। लेकिन इसके बाद के लोगों को जरूर हम एम्पायर बोलते हैं, बट इतना इंटेलेक्चुअल पावर नहीं था और शायद इसीलिए हम उनको ग्रेट नहीं लगाते। सो अकबर के साथ ये वाला कंसेप्ट शामिल था, अलग अलग कारखाने बने। प्रिंटिंग प्रेस उस टाइम इंडिया में नहीं आई थी, और जब आई तो बहुत लेट आई, तो इसको चाहिए थी बुक्स। अकबर के टाइम पे मुगलों ने जितना ट्रांसलेशन का काम कराया है, जो हम फ्यूजन की बात करते हैं, जहां हम कंपोजिट कल्चर की बात करते हैं, उसमें सबसे इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट होता है ट्रांसलेशंस। सो अरेबिक वर्क्स का संस्कृत में ट्रांसलेशन हो रहा है, पर्शियन वर्क्स का संस्कृत में ट्रांसलेशन हो रहा है, या टर्किश वर्क्स का ट्रांसलेशन हो रहा है पर्शियन में। पर्शियन वॉज अ कोर्ट लैंग्वेज, उस टाइम वही चल रही है। हिंदी का डेवलपमेंट होना चालू हुआ, तो हिंदी के अंदर बड़े बड़े नाम, जिसमें अब्दुल रहीम खान खाना बहुत बड़ा नाम है, जिनके दोहे चलते हैं, बहुत बड़ा नाम है अब्दुल रहीम खान खाना, बैरम खान का पुत्र है। खान खाना का टाइटल दिया गया था आफ्टर हिज विक्ट्री, इट खान खाना इज टाइटल। फिर और बड़े नाम है, उर्दू का डेवलपमेंट होना चालू हो रहा है, तो उर्दू एंड हिंदी अब यहाँ इवॉल्व होंगी। तो वो कैसे हुआ, वो कंपोजिट कल्चर था, या तो प्राकृत या संस्कृत। संस्कृत फिर भी चला करती थी, जो बाद में धीरे धीरे बदलती चली गई, मागधी में आ गई, अर्धमागधी हो गई, या अलग अलग जगह पे जो भी बोलियां चल रही हैं, जैसे खड़ी बोली हो गई या ब्रिज हो गई, इन सब का मर्ज करके जो नई लैंग्वेजेस का इवोल्यूशन हुआ, ये कल्चरल एलिमेंट है, कॉमन कल्चरल एलिमेंट। फिर इन्होंने क्या करा, इन्होंने आर्किटेक्चर, महल बनाना है, किला बनवाना है, तो कैसे करेंगे। बाबर ने बगीचों का इस्तेमाल किया था, मैंने लास्ट टाइम बोला था आपसे, अलग अलग जगह बगीचे बनाए थे, उसका पहला एस्पेक्ट था। ये लोग जिस एरिया को बिलोंग करते थे, जहां से आए थे, चाहे हुमायूं गया था, हुमायूं पर्शिया घूमकर आया था, तो वहां के इन्फ्लुएंस थे, वहां के इनके साथ इंजीनियर्स मौजूद थे, लेकिन वर्कर्स इंडिया के थे। सो जो फ्यूजन होगा वो फ्यूजन सिंथेसिस में बदल गया। बाहर के एलिमेंट्स और इंडियन एलिमेंट्स अपने आप विदाउट एनी इंटेंशन बनते चले गए। इंटेंशन नहीं था यहां आर्किटेक्चरल स्टाइल में, अकबर खुद एक आर्किटेक्ट था। अकबर बोलता है इसको ऐसे बनाओ तो वैसा बना, जैसे फतेहपुर सीकरी के अंदर पगोड़ा पैलेस कहलाता है, 7 स्टोरी सतखंडा, वो पगोड़ा स्टाइल में बना हुआ है। वहां पे एलिमेंट्स अगर आप देखोगे तो मोटिव्स में अलग अलग धर्मों की छाप दिखती है। सो हिंदुइज्म है, सिखिज्म है, जैनिज्म, सिखिज्म उस टाइम नहीं है, जैनिज्म है। अकबर पैट्रोनाइज्ड सिखिज्म, अकबर ने पैट्रोनाइज किया, जहांगीर ने पैट्रोनाइज किया, जब तक कि उसके बेटे ने विद्रोह करके गया नहीं वो 5वें गुरु के पास, फिर उनको सजा के तौर पे उनकी हत्या हो गई। तो जहांगीर और औरंगजेब के साथ 2 गुरुओं के नाम आ जाएंगे, तो पैट्रोनाइजेशन उनको भी दे रहा है। अकबर वो बंदा था जिसने ये नहीं सोचा कि किसको क्या करना है। ओवरऑल झरोखा दर्शन कॉमन चालू कर दिया उसने, दरबार के अंदर म्यूजिक हो रहा है, डांस हो रहा है, एंटरटेनमेंट चल रहा है, हर चीज हो रही है दरबार के अंदर। सो ही वॉज इन टू दोज थिंग्स। पेंटिंग के अंदर ही स्टार्टेड द स्कूल ऑफ पेंटिंग। किस तरह से स्टार्ट किया, जो पुराना फिनोमिनल वर्क हुआ करता था, जो ये लेकर चल रहे थे,
बाबर के साथ स्कॉलर्स चलते थे, बाबर खुद स्कॉलर था, पेंटर्स चल रहे हैं, राइटर्स चल रहे हैं, म्यूजिशियन चल रहे हैं, अकबर के साथ भी थे, हुमायूं के साथ थे कैंप में। तो अकबर ट्रेन नहीं था, मगर सुना तो था, मजबूरी में बैठा, क्लास तो अटेंड करी थी उसने, सीखा नहीं तो बात अलग है, डिग्री नहीं थी। तो वो जो लर्निंग थी वहां से उसने स्कूल ऑफ पेंटिंग चालू करवाया, जो बाद में धीरे धीरे इवॉल्व होता रहा और जहांगीर के टाइम पर अपनी पीक पर पहुंचेगा। जो आर्किटेक्चरल स्टाइल थी अकबर की वो यूनिक इन इटसेल्फ थी और इसने रेड सैंडस्टोन का इस्तेमाल करा। इसमें सबसे अच्छा काम कहा जाता है लाहौर का है, ब्यूटीफुल अकबर का काम जो है। सो इसे 4 मेजर किले बनवाए, मेजर किले, इलाहाबाद का, अटॉक का, आगरा का और लाहौर का, 4 मेजर किले हैं। और किले का मतलब है कंप्लीट फोर्टिफाइड सिटी, एक छोटी सिटी है, वो वाले किले हैं ये। तो उसके अंदर सारी बिल्डिंग्स इसके हाथ की हैं। कुछ समय तक ये बाहर जाकर लाहौर को भी कैपिटल बना के रखता था, जब वहां की प्रॉब्लम्स होती थी तो ही शिफ्टेड फतेहपुर सीकरी से। फतेहपुर सीकरी के अंदर जो कैपिटल बनाई इसने वो भी एक बड़ा किला है, सिटी है पूरी। वो सिटी 16-17 साल तक कैपिटल रही, उसके बाद फिर अबांडन कर दी गई क्योंकि पानी की शॉर्टेज थी, इतने लोग उससे मिलने आते थे। एक समय ऐसा था जब फतेहपुर सीकरी कैपिटल थी और आगरा पुरानी कैपिटल थी। आगरा से फतेहपुर सीकरी का जो एरिया है उस पूरे एरिया के अंदर लगातार मार्केट्स थे, लोग एक तरफ से शुरू होते थे और कब वो फतेहपुर पहुंच गए पता नहीं चलता था। जैसे 2 शहरों के बीच में आज हमें पता नहीं चलता है, वैसा वाला काम हुआ करता था। जो फॉरेनर्स उस टाइम पर आए अकबर के टाइम पे 1598 1590s के अंदर, फर्स्ट वाले, पहले वाले ईस्ट इंडिया कंपनी के इनिशियल फेज में, राल्फ फिंचेक है, इन्होंने कुछ लिखा है इसके बारे में और ये कहा है कि लंदन से बड़े शहर थे। दीज वेयर हाईली मैग्निफिशिएंट इन नेचर, कि यूरोप का कोई शहर इनकी टक्कर नहीं लेता था। इस टाइम पे क्वीन एलिजाबेथ फर्स्ट है, हेनरी फोर्थ है, अब्बास द ग्रेट ऑफ पर्शिया है, ये बड़े बड़े नाम हैं जो वर्ल्ड हिस्ट्री के अंदर। अकबर इन सब का बाप है। अकबर इज ग्रेटेस्ट अमंग द ग्रेट ऑफ दीज 3, ये कहा जाता है अकबर के बारे में। सो वेलर के तौर के ऊपर अफगानिस्तान से लेकर सिंध तक, गोदावरी तक, बंगाल तक, कश्मीर से, ये टेरिटरी पे कब्जा करता है 1556 से 1605 तक। कितने साल? 49। तो 49 साल के इसके राज में इतनी बड़ी टेरिटरी पे कब्जा कर लेता है। और सिर्फ कब्जा नहीं था, एस्टैब्लिश था, क्योंकि इसमें एडमिनिस्ट्रेशन था। और इसकी वजह से जहांगीर को और शाहजहां को तकलीफ नहीं हुई। औरंगजेब को होगी, औरंगजेब के टाइम पे चूंकि पॉलिसीज बदल जाएंगी तो वो होना चालू हो जाएगी, नॉर्मल था। अकबर ब्रेन के तौर पे बहुत तगड़ा था। तो सारे आर्ट फॉर्म, चाहे वो म्यूजिक हो, चाहे वो पेंटिंग्स हो, चाहे वो आर्किटेक्चर हो, चाहे वो कपड़ा का काम हो, उसने सिल्क, उसे पसंद था तो उसने सिल्क की फैक्ट्रियां डलवाई थी इंडिया के अंदर। गुजरात को डेवलप करने में, इवॉल्व करने में कपड़े की इंडस्ट्री में अकबर का बहुत बड़ा रोल है, उसने प्रोमोट करा। तो ये कुछ पैरामीटर्स हैं जो अकबर के डायमेंशंस को बताते हैं। सिक्का, हम लोग सिर्फ ये पढ़ते हैं कि अकबर का रुपया चलता रहा, उसने और भी बनाए थे। उसका एक सिक्का था 101 तोले का, जिसे शहनशाह कहते थे, 101 तोला ऑफ गोल्ड, प्योर गोल्ड। चांदी का रुपया होता था, छोटा एक और करेंसी चलती थी, गोल्ड की करेंसी थी, वो भी थे, सोने के सिक्के थे, चांदी के थे, तांबे के थे। तो अलग अलग डिविजन हुआ करते थे। आज हमारे पास क्या, पैसा और रुपया है, उससे ऊपर कुछ नहीं है, 2 ही डिविजन है, उसके बहुत सारे डिविजन थे। तो हर एक का वेरिएशन अलग अलग होता था। पैसा था इनके पास, लेकिन पैसा फिर डिवाइडेड था। सो पैसा वॉज फर्दर डिवाइडेड इनटू मेनी पार्ट्स, 40 पार्ट्स तक कहा जाता था दाम और पैसे के अंदर। सो फाइनेंस, अब फाइनेंस के अंदर एक सेटलमेंट वाली चीज थी कि रेवेन्यू लेना है, कैसा लेना है, क्योंकि जिस समय ये राजा बनते हैं 1555, 56, 57 के अंदर, उस टाइम खतरनाक अकाल पड़ा हुआ था और उस अकाल के बाद प्लेग फैला था, पेस्टिलेंस आया था, लोग मर रहे थे। तो आते सी मतलब सिर मुंडाते से ओले पड़े थे भैया के। तो उस चीज को कैसे काउंटर करना है, तो जमीन को जब इसने नपवाया और सब कुछ करवाया और डिवीजन करे, टैक्स लेने के चेंजेस करे, तब इसने, इसका पहले दूसरा फाइनेंस मिनिस्टर था, बाद में राजा टोडरमल को अपॉइंट करा। राजा टोडरमल ने फिर इंप्लीमेंट करना चालू करा। तो उसने ये कहा कि पिछले 10 साल का एवरेज टैक्स होना चाहिए। पिछले 10 साल में जो हुआ, 10 ईयर्स इज अ लॉन्गर पीरियड, 10 साल को हम मेजर करें कि 10 साल के अंदर आपकी जमीन ने कितना पैदा किया, उसके ऊपर हम टैक्स लगाएं तो वो कन्वीनियंट होगा। दैट इज दहसाला बंदोबस्त, जो बाद में बनता है। सो 1580 के आसपास आते आते वो दहसाला बंदोबस्त में कन्वर्ट हो जाता है। एंड दैट इज द देन ऑफ अकबर्स एडमिनिस्ट्रेशन, जिसको बाद में ब्रिटिश गवर्नमेंट ने यूज किया था 10 ईयर्स के ऊपर। दहसाला बंदोबस्त वो भी लेकर आए थे सेटलमेंट के ऊपर, फिर बाद में उसे कॉर्नवालिस ने परमानेंट सेटलमेंट में कन्वर्ट कर दिया था। सो अकबर की फिलोसॉफी का काम था ये, और अकबर का ओरिजिनल नहीं था, इंप्लीमेंटेशन बहुत अच्छे से हुआ। सो अकबर की जितनी पॉलिसीज थी, दे वेर गुड एंड दे वेर इंप्लीमेंटेड एट अ बेटर लेवल। मोहम्मद बिन तुगलक की पॉलिसीज जितनी थी बहुत अच्छी थी, बट दे वर नॉट एट ऑल इंप्लीमेंटेड एट अ बेटर प्लेस। इससे ये निकल कर आता है कि एडमिनिस्ट्रेटिव स्ट्रक्चर ऑफ तुगलक एंड अकबर में फर्क था। अगर अकबर का एडमिनिस्ट्रेटिव स्ट्रक्चर मोहम्मद बिन तुगलक के पास होता तो इसकी सारी पॉलिसीज अच्छे से चलाई जा सकती थी। सो एडमिनिस्ट्रेशन इसलिए एम्फेसिस दिया जाता है कि मुगल एडमिनिस्ट्रेशन पढ़ना है। सो इट वाज अ सिंगल स्ट्रक्चर विद फिनोमिनल फंक्शन। आपको जो भी करना है आप एक ही सिस्टम में होंगे। सो आई क्रिएट माई
नोट्स और उसको भेज दूंगा आप तक। एनी हाउ, तो ये क्या हो गया मेरा अकबर। अब अकबर को अकेला नहीं देखना, यहाँ पर अकबर के जो नौरत्न हैं उन सबको भी देखना है, अकबर ने कौन कौन सी लड़ाइयाँ लड़ी वो भी देखना है। प्री के अंदर तो ये वाले एस्पेक्ट्स हो जाते हैं, इसके सारे ऑथर्स देखना है, किसने कौन सी किताब लिखी, कौन से ट्रांसलेशंस हुए, म्यूजिशियंस कौन थे, एंड एवरीथिंग अदर जो बड़े नाम आते हैं। साथ ही साथ में आपको ये भी देखना है कि इसके कोर्ट के अंदर कौन कौन इंपॉर्टेंट लोग थे, इसके मेजर एडवर्सरीज कौन थे। जैसे महाराणा प्रताप हैं तो महाराणा प्रताप की पूरी हिस्ट्री, बैटल ऑफ हल्दी घाटी है तो मान सिंह और महाराणा प्रताप के बीच में हुई है। इसी तरह से चांद बीबी हैं, रानी दुर्गावती हैं, ये इंपॉर्टेंट फिगर्स हैं। हेमू है, हेमू अपने आप में बहुत इंपॉर्टेंट फिगर है। सो मेजर एडवर्सरीज जो है जहां ट्रांजिशन होता रहा उनके बारे में हमें पता होना चाहिए। सो राजा मानसिंह, भगवान दास, इन दोनों के आपस में संबंध क्या थे? मानसिंह वॉज अडॉप्टेड सन या भगवान दास वॉज अडॉप्टेड सन? मानसिंह वॉज अडॉप्टेड सन और भगवान दास अडॉप्टेड सन, अडॉप्टेड सन है ना। सो ये सारी चीजें हमें पता होनी चाहिए। सो एनी हाउ, एनी क्वेश्चन सो फार अकबर तक? आपके पास जो भी किताब है अकबर छापें। और मेडिएवल हिस्ट्री के ऊपर आई विल बी कंडक्टिंग अ क्वेश्चन एंड आंसर्स वाला पार्ट। तो क्वेश्चंस जो हैं उसको अभी भेज रहे हैं हम आपको, आई विल बी डिस्कसिंग इट। आप इसको अपने तरफ से एक बेसिक लेआउट लेकर तैयार करना चालू करो, आंसर देना चालू करो। कल कोशिश होगी मेरी इसको ऑनलाइन आके, जब तक आप मीट डाउनलोड कर लेना या जूम, किस पे जाए, मीट पे, गूगल मीट डाउनलोड कर लेना। अगर नहीं हो तो गूगल मीट पे मैं लिंक भेजूंगा और गूगल मीट पे मैं लाइव रहूंगा कल। सो क्वेश्चन एंड आंसर्स स्पेशली 3 मार्कर आपको आना चाहिए। आप किताब सामने रखिए, आप आंसर लिखेंगे, बिना देखे या देखे ये आपके ऊपर है। जो लोगों को 100% लग रहा है या 1% चांस लग रहा है कि अभी हमें मेंस देनी है, आप लोग बिना देखे लिखने की कोशिश करना कि आप आंसर कैसे बनाते हो। फिर मैं यहां पर एक अप्रोच दूंगा, इट इज नॉट टू बी अंडरस्टूड एज अ फाइनल अप्रोच, यू कैन ऑलवेज मॉडिफाई इट इन अ बेटर वे, ऑलवेज। There is always a room to make any answer better answer. There is nothing as such as a absolute wrong answer or absolute good answer. Best answer कुछ नहीं है, best or worst answer. So tomorrow I'll be taking up. So अभी मैं आप लोगों को भेज दूंगा खासतौर पर मेडिएवल हिस्ट्री, जिसके अंदर कॉमन कंपोनेंट्स आते हैं और स्पेशलाइज्ड क्वेश्चंस आते हैं। जो पुराने आए हैं हम उन्हें हैंडल करेंगे। आई विल बी टॉकिंग अबाउट दैट। ज्योग्राफी के अंदर फिजिकल फीचर वाला काम है जिसको अभी चल रहा है, उसके ऊपर हम बात करेंगे। सोशियोलॉजी के क्वेश्चंस हैं, जो नॉर्मल सोशियोलॉजी के क्वेश्चंस हैं उसको हम लेकर उसके ऊपर बात करेंगे। सो जो अभी अभी इमीडिएटली हुआ उसके सारे क्वेश्चंस कल हैंडल करने की कोशिश करूंगा। तो लंबा सेशन भी हो सकता है एंड इट वुड बी अ डिफरेंट सेशन। नहा धो के तैयार होकर दांत मुंह मांझ के बैठना ऑनलाइन पे, बिस्तर में लाइव सेशन मत लेना आप कल। चलो, टेक केयर एंड बाय बाय।